मैं डॉक्टर रमेश शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। इस दूसरे लेक्चर में राइनिया के हम जो जनन संरचनाएं थी या बीजाणुधानियाँ थी उनके बारे में बात करेंगे। तो राइनिया के अंदर वायवीय शाखाओं के शीर्ष पर बीजाणुधानियाँ पाई जाती थीं और यह केवल एक शाखा के शीर्ष पर केवल एक ही बीजाणुधानी पाई गई। बीजाणुधानियाँ बेलनाकार अथवा अंडाकार थीं। इनका आधारीय भाग चौड़ा तथा अंतस्थ भाग संकीर्ण था। नीचे से ये चौड़ी होती थी और ऊपर का जो टिप पोर्शन है वो संकीर्ण था। इनका व्यास हमेशा शाखाओं के शीर्षस्थ भाग के व्यास से अधिक था। राइनिया मेजर की बीजाणुधानियाँ करीब 12 मिलीमीटर लंबी और 4 मिलीमीटर तक चौड़ी थी। बीजाणुधानियों की जो दूसरी वैरायटी थी गायनी भोगानी, उसके अंदर जो स्पीशीज़ के अंदर बीजाणुधानियों की जो आकार था वो राइनिया मेजर के अपेक्षाकृत कम था। बीजाणुधानियों की जैकेट बहुस्तरीय थी। सबसे भारी परत एपिडर्मिस मोटी भित्तियुक्त कोशिकाओं से बनी थी तथा इसकी बाह्य त्वचा जो है वो क्यूटिन से ढकी हुई थी। बाह्य त्वचा के भीतर की ओर पतली भित्तियुक्त कोशिकाओं की 2-3 परतें पाई जाती थीं तथा सबसे भीतरी परत पतली भित्तियुक्त गोलाकार कोशिकाओं की बनी हुई होती थी। यह संभवतः टेपिटम था और ये सबसे बाहर इसकी जैकेट थी। टेपिटम की भांति एक पोषक परत की लेयर थी। ये बीजाणुधानी की गुहिका में अनेक बीजाणु टेट्रस के रूप में चतुष्ट के रूप में पाए जाते थे। सभी बीजाणु एक ही प्रकार के थे, होमोस्पोरस थे। सारे के सारे बीजाणु सब होमोस्पोरस थे, एक ही प्रकार के बीजाणु इसमें बनते थे। इनका व्यास लगभग 65 माइक्रोन था। बीजाणुओं के चतुष्फलकीय विन्यास से स्पष्ट होता है कि इनका निर्माण मियोसिस से हुआ था और ये जिन पौधों पर बीजाणु उपस्थित थे वे स्पोरोफिटिक जनरेशन के थे। बीजाणुधानी में कॉल्यूमेला जैसी कोई संरचना नहीं पाई गई। बीजाणुधानी में स्फुटन के लिए कोई संरचनात्मक लक्षण नहीं थे। संभवतः बीजाणु का विमोचन बीजाणुधानी भित्ति के विघटन से होता था। अब इसके बाद नेक्स्ट जो जनरेशन है वो गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट में सब होमोस्पोरस थे, एक ही प्रकार के बीजाणु थे और हर एक शाखा के शीर्ष पर एक बीजाणुधानी बनती थी। तो ये स्पोर्स का निर्माण मियोसिस से हो गया। अब नेक्स्ट जो जनरेशन है वो इसकी गैमेटोफाइट है। तो राइनिया का जो गैमेटोफाइट है उसके बारे में बात करते हैं हम। राइनिया के युग्मकोत्विद के विषय में अभी तक कोई निश्चित जानकारी प्राप्त नहीं है, परंतु अनेक वैज्ञानिकों के विचार में राइनिया के कुछ जीवाश्म जिन्हें बीजाणुद्भिद अक्ष स्पोरोफिटिक एक्सिस मान लिया गया था, संभवतः इसके युग्मकोद्भिद थे। स्पॉर्ने ने इस मत से सहमत नहीं है क्योंकि इन जीवाश्मों में स्त्रीधानी अथवा पुंधानी नहीं थी। हालांकि मरकर ने जो है उन्होंने राइनिया के प्रकंद में कुछ फ्लास्क के समान गुहिकाएँ पाई गईं। इस तरह की गुहिकाएँ कुछ उसमें फ्लास्क नुमा पाई गईं, तो संभवतः इसके विघटित जन्नांकों की स्थिति दर्शाती है। उनके अनुसार, मरकर के अनुसार, ये जो संरचनाएँ थी फ्लास्क नुमा, ये संभवतः आर्किगोनिया थी या स्त्रीधानी थी क्योंकि इनकी आकार आकृति जो था वो उस तरह का था जो कि इनको आर्किगोनिया स्त्रीधानी के समान प्रदर्शित करता है। तो मरकर के विचार से राइनिया का प्रकंद इसका युग्मकोद्भिद भाग है। प्रोफेसर D.D. पंत ने राइनिया गायनी भोगानी के अक्ष में उपस्थित अर्धचंद्राकार उदर्दों जिन्हें रंध्र माना गया था उसकी तुलना स्त्रीधानी से की। उन्होंने कहा कि इसकी जो शाखा के ऊपर रंध्रनुमा संरचनाएं पाई जाती थी वो एक्चुअल में रंध्र नहीं थे, बल्कि उसकी तुलना उन्होंने स्त्रीधानियों से की कि वो स्त्रीधानियाँ थीं। उनके विचार में कुछ रंध्र वास्तव में आर्किगोनियल नेचर के थे, स्त्रीधानियों के समान उनका संरचना थी। अतः पंत के मतानुसार राइनिया गायनी भोगानी युग्मकोद्भिदीय प्रकृति की थी और उन्होंने इसे राइनिया मेजर की युग्मकोद्भिदीय प्रवस्था माना। तो दो जो स्पीशीज़ हैं पंत के अनुसार, उन्होंने कहा कि राइनिया मेजर जो है वो युग्मको बीजाणुद्भिद था और दूसरी स्पीशीज़ जो गायनी भोगानी है वो वास्तव में अलग स्पीशीज़ ना होकर जो राइनिया मेजर था उस राइनिया मेजर की ही युग्मकोद्भिद अवस्था है। लिमोनी तथा कुछ अन्य वैज्ञानिकों का भी सुझाव है
कि राइनिया के अक्ष के जीवाश्मों में से कुछ अक्ष संभवतः युग्मकोद्भिद प्रकृति के थे, परंतु अब तक राइनिया के जिन जीवाश्मों का अध्ययन किया गया है उनमें से किसी में भी पुंधानी जैसी संरचनाएं नहीं मिली हैं। स्त्रीधानी के समान संरचनाएं तो हम देखते हैं कि इनमें मिल गई हैं, परंतु पुंधानी जैसी संरचनाएं नहीं मिली हैं। अतः राइनिया के युग्मकोद्भिद के विषय में निश्चित रूप से कुछ भी कहना कठिन है। तो ये जो स्थिति है ये जीवाश्मों के साथ होती है कि हमें जो भाग भी इनका संपूर्ण रूप से हमें मिल गया उसकी संरचना के बारे में हम पूरा डिटेल में बात कर सकते हैं, उसका रीस्ट्रक्चर या पुनर्निर्माण भी किया जा सकता है, परंतु ऐसी कोई संरचनाएं हैं जो हमें नहीं मिली हैं। तो इसलिए हम पूरी लाइफ साइकिल उसके बारे में किस तरह से होता था वो या क्या संरचना थी, क्योंकि युग्मकोद्भिद जो है वैसे भी बहुत सॉफ्ट भाग होता है और इसका जीवाश्म बनना मुश्किल हो सकता है। इसलिए इसके हमें जब युग्मकोद्भिद नहीं मिले तो केवल हम एक कयास या अनुमान लगा सकते हैं कि अगर इसका जो मुख्य पादप था वो इस प्रकार से था तो उसकी संरचना के हिसाब से इसका युग्मकोद्भिद किस तरह का रहा होगा। पर इनकी हम जैसे और पादपों की हम संरचना की बात करते हैं तो उस तरह से यहाँ पर हम ये संरचना की बात नहीं कर सकते, इसकी लाइफ साइकिल की बात कि इसमें इस प्रकार से बीजाणुधानियों का निर्माण हुआ, फिर किस तरह से जर्मिनेशन होकर युग्मकोद्भिद बना, फिर युग्मकोद्भिद में किस तरह से निषेचन हुआ और फिर वापस हमको स्पोरोफाइट किस प्रकार से मिला। तो इसके जो भी जीवाश्म हमको मिले हैं वो स्पोरोफिटिक पादप के मिले हैं, बीजाणुधानियाँ मिली हैं, परंतु जो युग्मकोद्भिद भाग है इसका उसके बारे में कुछ भी निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, ना ही उसके कोई हमें सॉलिड एकदम इस तरह से जीवाश्म मिले हैं जिससे कि हम कह सकें कि ये इसका युग्मकोद्भिद भाग था।